हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। इस चैनल पर हमने एक वीडियो श्रृंखला चलाई हुई है। वो उस वीडियो श्रृंखला का नाम संविधान है। संविधान के अंतर्गत आज हम एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आप इससे पहली जो वीडियो थी वो आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थी। आपको एक मोटे तौर पर बता दूं कि आपने जो भी संविधान पढ़ा होगा वो 1946 के बाद से पढ़ा हुआ, क्योंकि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, और उसी के से संविधान बनना चालू हुआ था भारत का। परंतु उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट पारित किए थे उन्हें उस संविधान में स्थान मिला है, यानी कि संविधान में उसी के समावेश के साथ उसका प्रारूपण किया गया, यानी कि उसे एक नया अमली जामा पहनाया गया था पुराने एक्ट को उसमें समावेशित करते हुए। ठीक है, तो उनकी चर्चा करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से लेकर चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी तक चर्चा करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण एक्ट थे। इसमें आपको पता लगेगा कि जो आर्टिकल 15 जो हमें एक स्वतंत्रता देता है उसका भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, और जितने भी हमारे कंपटीटर साथी हैं उनके लिए तो विशेषकर अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक विनम्र आग्रह है आपसे, अगर जो आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए, और साथ ही औरों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचाते रहे समय से। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 ईस्वी के बाद, यानी कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। सर्वप्रथम एक्ट था भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा जाए तो। उसके बाद एक एक्ट पारित करने का एक क्रम चला। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्ट आया था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से आया था, और वो आया था कौन से सन में? 1781 सन में। ठीक है, इसके अंतर्गत हुआ क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी थोड़ी बहुत, वो इसमें दूर की गई थी। और साथ ही दूसरा जो पॉइंट था, एक 1773 ईस्वी में कलकत्ता में, मैंने आपको बताया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्टेब्लिश की गई थी। तो वो सरकार आपका क्या नाम नियम कायदे बनाती थी बंगाल के लिए, तो उसमें बिहार और उड़ीसा स्थान नहीं था। तो इस एक्ट के द्वारा बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया, यानी कलकत्ता सरकार के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किसमें दिया गया? आपके 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इस एक्ट के अंतर्गत किए गए। ठीक है, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या हुआ था, आपने देखा होगा कि 1773 ईस्वी में एक बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड कौन सा था? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये क्या काम करता था? जितने भी राजनीतिक और व्यापारिक मामले थे उन सबकी निगरानी करता था। अब सरकार को जरूरत हुई कि व्यापारिक और राजनीतिक मामले दोनों अलग दो अलग अलग मुद्दे हैं, इन्हें अलग किया जाए। तो इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। वो कब की गई थी? 1784 में। तो यानी कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस नए बोर्ड का गठन किया गया? तो बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, दो पार्ट बांट दिए गए, डायरेक्टर और कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में व्यापारिक मामले देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपका राजनीतिक मामले देखता था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस प्रकार के मामले देखता था? वो देखता था आपके व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले। ठीक है, इसके बाद आगे चल के एक चार्टर्ड एक्ट 1793 पास हुआ। इसके बाद सारे जितने भी एक्ट आए चार्टर्ड एक्ट आए। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ 1793 में? इसमें जो नियंत्रण बोर्ड, यानी कि जो दोनों बोर्ड थे, इनके जो सदस्य और कर्मचारी थे, 1793 से पहले क्या था कि इनमें जो जितने भी कर्मचारी और सदस्य कार्यरत थे
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में उन्हें जो वेतन आदि या भत्ते दिए जाते थे वो कंपनी के लाभांश में से दिए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, इसे खत्म करके अब जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था, यानी कि वो राजनीतिक पावर तो उसने जमाई ली थी अपनी भारत के अंदर, तो यानी कि जितना भी राजस्व था बंगाल के द्वारा वो सारा इकट्ठा किया जा रहा था। तो उसमें जितना राजस्व आता था उसी में से इन दो बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते वगैरह राजस्व में से दिए जाने लगे। यानी कि ये आपका सर्वप्रथम हुआ था कि भारतीय राजस्व में से कर्मचारियों को वेतन मिलना कौन से एक्ट से चालू हुआ था, 1793 के चार्टर्ड एक्ट से। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी। फिर इसके बाद एक एक्ट पारित हुआ 1813 में, ये भी चार्टर्ड एक्ट है। इसमें क्या हुआ था, 1813 से पहले ईसाई पादरी जो थे वो भारत में नहीं आ सकते थे। अब इन्होंने अपनी धार्मिक पहुंच भी बढ़ाने के लिए ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति दे दी। यानी कि ईसाई पादरी अनुमति लेकर कि मैं भाई भारत में जाके धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ोतरी करूंगा, तो उस पर्पज से भी अब ईसाई पादरी भारत में आ सकते थे, क्योंकि भाई राजनीतिक तौर पे देखा गया था अंग्रेजी गवर्नमेंट में कि वे थोड़ी विफल रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा हम भी सांस्कृतिक तौर पे यहाँ पर अपनी सत्ता स्टेब्लिश करें। ठीक है, तो यानी कि 1813 के बाद ईसाई पादरियों को अनुमति मिली भारत आने की। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। इससे पहले क्या था, 1813 से पहले कंपनी के कर्मचारी और यानी कि कंपनी द्वारा जितने भी प्राधिकृत व्यापारी थे उन्हें ही भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति थी। 1813 के बाद ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ब्रिटेन का यानी कि लंदन का आपके और यूके का कोई भी व्यक्ति भारत में आके व्यापार अपना कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। तो ये पॉइंट भी इसमें से निकल रहा है, जब नागरिकों को अधिकार मिल गया कि भाई भारत के साथ जाके व्यापार कर सके, तो कंपनी का एकाधिकार तो हमेशा के लिए छीन ही गया। यानी कि कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहा कि भाई कंपनी व्यापार करेगी, कंपनी भी व्यापार करेगी, साथ में आपका वहां के लोग बाग भी व्यापार करेंगे। और साथ ही कंपनी को ये भी मिला कि 20 वर्षों के लिए उसका जो व्यापार था उसे बढ़ा दिया गया, अधिकार पत्र को। एकाधिकार तो छीन लिया, साथ ही 20 वर्षों के लिए उसके अधिकार पत्र को बढ़ोतरी मिली भारत में व्यापार करने के लिए। और साथ ही यह भी कहा गया कि एक पॉइंट यह है, मैंने लिखा नहीं, साथ ही यह भी कहा गया कि चीन और पूर्वी देश के साथ जो ब्रिटेन की कंपनी थी वो उसका एक अधिकार बना रहेगा। यानी कि ब्रिटेन की जो कंपनी है आपका क्या नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो व्यापार है पूर्वी देश और आपके चीन के साथ वो 20 वर्षों के लिए एकाधिकार रहेगा। यानी कि यूके, ब्रिटेन, लंदन के अंतर्गत जो भी नागरिक हैं वो यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते पूर्वी देश और चीन में, उसके लिए आज्ञा सिर्फ कंपनी को है। ठीक है, यह इन्हें फैसिलिटी दी गई ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह चार्टर्ड एक्ट 1813 की विशेषताएं थी जो मैंने गिनाई, और इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे कि भाई किस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार का, तो वो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किया गया। और किस एक्ट के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिली, तो वो भी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा मिली थी। और 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया, तो कौन सा एक्ट के द्वारा, वो भी आपके 1813 के एक्ट द्वारा। ठीक है, तो ये चार्टर्ड एक्ट 1813 आपका हो गया। इसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 पारित किया गया। इसमें हुआ क्या कि कंपनी के जितने व्यापारिक अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आपने 1813 से 20 वर्ष के लिए बढ़ा था, तो 20 वर्ष यहाँ आपके खत्म हो चुके थे। यानी कि अब कंपनी के पास कोई भी अधिकार नहीं रह गया था भारत में व्यापार करने का। उसके बाद जो बंगाल का दूसरा काम क्या हुआ, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब यहाँ सत्ता पूरा भारत जो है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ चुका था यहीं से ही। और उसके बाद देखा गया कि भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर किस एक्ट के द्वारा
भारत का गवर्नर जनरल का निर्माण हुआ? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद का निर्माण हुआ था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और साथ ही मुंबई और मद्रास की जो विधि निर्माण शक्ति थी उन्हें वापस ले लिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास जो अपने कानून समूह बनाते थे उन्हें वापस ले लिया गया चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि चौथा सदस्य कौन था? वो चौथा सदस्य आपका एक विधि अधिकारी था। विधि अधिकारी के तौर पर यहाँ तो खत्म कर दिया मुंबई मद्रास में। ठीक है, इन्हें साथ ही पूरे भारत, संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का एक अधिकारी चुना गया, वो उसे ही चौथा सदस्य कहा जाता है गवर्नर जनरल की परिषद में। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य जो शामिल किया गया वो विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण काम हुआ था, जो 5वें नंबर का काम है, वो है दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1833 चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। और यह भारत में संपूर्ण रूप से उन्मूलन यानी कि इसे समाप्त कब किया गया था? 1843 में। यानी कि सन 1843 में उन्मूलन कर दिया गया था। किसका उन्मूलन कर दिया गया था? आपकी दास प्रथा का उन्मूलन कौन से सन में किया गया था? 1843 में। ठीक है, और अब जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो मैंने बताया था आर्टिकल 15 की, यानी कि अधिकार देता है भारत का संविधान हमें रंग भेद जाति समुदाय को दरकिनार करते हुए भारत में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो वो इस एक्ट के अंतर्गत उसका सर्वप्रथम निर्धारण किया गया था। यानी कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत एक धारा है 87, उसके तहत कंपनी में जो भर्ती किए गए थे उसमें नामजदगी का सिद्धांत खत्म कर दिया। यानी कि पहले क्या था? 1833 से पहले जितने भी कर्मचारी कंपनी में कार्य करते थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे, उन्हें नामजदगी के आधार पर उनका निदान, यानी कि कोई उसका भाई भतीजावाद कह दे, आप इसका नाम लिख दो, इसने अभी अभी इंटर पास करा, मैट्रिक पास करा, इसे काम करने के लिए सही है, इसका नाम लिख दो, ये कल से ऑफिस आ जाएगा, तो वो सब बंद कर दिया गया। यानी कि उसके लिए समान अवसर की एक व्यवस्था की गई थी आपके धारा 87 के तहत। यानी कि आप कह सकते हो किस एक्ट के द्वारा आपका समान अवसर की एक व्यवस्था लागू की गई थी? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। कौन सी धारा थी? वो आपकी धारा 87 थी। तो इसमें आर्टिकल 15 जो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वो यहीं से उद्गत है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गजट, यानी कि गवर्नर जनरल को जो था, गवर्नर जनरल, उसे संपूर्ण भारत के लिए एक बजट बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। इससे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का था, बंगाल के लिए एक बजट बनाता था। अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो उसे अधिकार मिल गया था कि वो संपूर्ण भारत के लिए बजट का निर्धारण कर सकता है, यानी कि एक ही बजट बनावेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1834 में जाके एक लॉर्ड मैकाले थे, मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। यानी कि नियम कायदे बनाने के लिए भाई अंग्रेजी गवर्नमेंट को एक जरूरत पड़ी आयोग की, तो उसने उसका जो मुखिया था वो बनाया था लॉर्ड मैकाले को। यानी मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग का निर्माण किया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विधि आयोग, भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो वो किया गया था 1834 में। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अब किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? वो आपका किया गया था चार्टर्ड एक्ट सॉरी, वो किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? वो किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत विधि आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद आते हैं अंतिम एक्ट, यानी कि इस वीडियो का अंतिम एक्ट जो है वो है आपका चार्टर्ड एक्ट 1853। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या कार्य हुआ? 1854 में एक मैकाले समिति की स्थापना की गई। यानी कि 1834 में जो मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग विधि या नियम बना रहा था, उन्होंने उन्हें कुछ आगे चल के भविष्य में कुछ नई क्रियात्मक
कल्पनाएं उनके दिमाग में उद्गत हुई, जो कि वर्तमान समाज के लिए आज तक उन पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरना था। यानी कि आजकल आप देखते हो जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम उनमें भर्ती होना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत 1854 में मेघालय समिति ने कर दी थी। यानी कि उस दौरान जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, जितने भी ऊंचे पद थे, उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरना आरंभ कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1853 एक्ट के द्वारा 1854 में मेघालय समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग निर्धारण कर दिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट बांट दिए गए आपके विधायी और प्रशासनिक कार्य। यानी कि विधायी से संबंधित आप कह सकते हो राजनीतिक मामले, और आपका प्रशासन से संबंधित जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है आपकी, उनसे संबंधित मामले, इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया अलग अलग। और विधायी डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 नए पार्षदों को इसमें स्थान दिया गया है, जिन्हें विधायी पार्षद कहा जाता है। यानी कि आज वर्तमान में आप देखते हो जितने भी नेतागण हैं, उनका निर्धारण हम लोकतंत्र यानी कि अपनी वोट के माध्यम से करते हैं। तो उस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम विधायी पार्षदों का निर्माण स्वेच्छा से किया था अपने मुताबिक, ताकि एक राजनीतिक तौर पर कार्य कर सके, तो उन्हें ही कहा गया आपका विधायी पार्षद। तो ये 6 पार्षद जोड़े गए थे। आपसे पूछ सकते हैं भारत में सर्वप्रथम विधायी पार्षद किस एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे। और आपसे पूछ लेगा कि भारत में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। और किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी मेघालय समिति की अनुशंसा पर। और मेघालय समिति का गठन कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, और आप में कुछ जागरूकता भी आई होगी इन सब तथ्यों को जानकर। और इस तरीके की अन्य वीडियो भी आप तक मिलती रहेंगी, और यह भी इस सीरीज की दूसरी वीडियो थी। और साथ ही इन वीडियो को निरंतर क्रम में देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें समर्थन करते रहें। आपके समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। और साथ ही हमारे भाई सब्सक्राइब भी कम है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे सब्सक्राइब बढ़वाने में हमारा सहयोग करें, ताकि हमारे अंदर उत्साह बना रहे वीडियो बनाने का। तो लेते हैं विदा, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपका आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रभु से हमारी कामना है। अच्छा, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।